जिंदगी क्या है साहब, रोज खुद में थोड़ा थोड़ा सुधार करते चलिए। आपकी ज़िंदगी आलीशान बेहतरीन हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। अनुरोध करता हूं आपसे अगर आपको मेरे द्वारा जो अध्यापन करवाया जा रहा है वो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है सभी साथियों के साथ में। और पहली बार आप अगर देख रहे हैं तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना है और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। दूसरा काम आपको ये करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सूचनाएं मैं वहाँ पर प्रेषित है जो करता रहूँगा। प्रारंभ करते हैं। कक्षा 9 की पुस्तक चल रही है, कौन सी? क्षितिज प्रथम, क्यों क्षितिज सेकंड जो है 10वीं में है। और अध्याय कौन सा आज? 5वां। साथ साथ में जो मैं चीज़ें बताऊं अंडरलाइन, अगर पुस्तक है तो अंडरलाइन करते जाएं और नोट्स बना रहे हैं तो आप लिखते जाएं। जो भी महत्वपूर्ण जहाँ से सवाल बन सकता है वो मैं आपको बता दूंगा। चपला देवी, इनके विषय में, इनके परिचय के बारे में पढ़ते हैं और इन्होंने क्या कुछ इस अध्याय में लिखा है वो भी हम देखेंगे। साथ ही एक बात और बता दूं, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कक्षा 11 और 12 के अंदर ये पुस्तक चलती है। मैं सोच रहा हूँ कि ये किताब भी मैं आपको पढ़ा दूँ, तो कमेंट करके बताना ये आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते। वास्तव में इस पुस्तक को पढ़ाने के पीछे मेरा मकसद ये, आपको हिंदी साहित्य का इतिहास अलग से तो मैं आपको अच्छे से और करवाऊंगा ही, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ाने का मकसद यह, इस पुस्तक को आपको खुद को पढ़ने का मकसद ये है कि आपकी जो नींव है हिंदी साहित्य के लिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड में तो सीधे सीधे यहाँ सवाल है आपको मिल जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड में भी, तो जो नींव मजबूत होगी, जो बेसिक चीज़ें अगर किताबों से पूछ ली जाए इन्हीं से, तो आपको 11-12 की जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किताब वो आपको पढ़नी आवश्यक है। मैं आपको पढ़ाता चलूँगा और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी आपको बताता चलूँगा, तो आप उनके नोट्स भी बना लेंगे। तो आप वाकई में इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, साहित्य इतिहास वाली को, तो आप कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। उसी के बाद में प्रारंभ करेंगे। देखिए, चपला देवी ये द्विवेदी युग की लेखिका है। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना, द्विवेदी युग की लेखिका है, लेकिन इनके जो व्यक्तित्व और इनका जो कृतित्व है, इन्होंने कौन सी रचनाएं क्या की, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध है जो नहीं हो पाई है, नहीं तो आपको मैं और जानकारी दे देता। यहाँ पर स्वतंत्रता जो आंदोलन था उसके दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से क्या आज़ादी के आंदोलन को क्या गति दी और बढ़ाने में सहयोग किया। उनमें से एक लेखिका का नाम आता है, वो कौन है? चपला देवी। तो आपको छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है, चपला देवी किस युग की लेखिका थी? द्विवेदी युग की। यहाँ सवाल पूछा जा सकता है, सामान्य है, तो ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में माफ़ कीजिएगा, दर्ज होने से, अंकित होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता दूदू पंत नाना साहब की पुत्री, यानी बालिका कौन थी? मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी। तो पूछा जा सकता है, जो बालिका मैना थी, ठीक है, जो आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, वो किन की पुत्री थी? तो क्रांति की जो विद्रोही नेता थे दूदू पंत नाना साहब, ठीक है, इनकी पुत्री थी। तो ये आप चीज़ ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए, इनकी पुत्री थी, पूछा जा सकता है। जिसे अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? जलाकर है जो मार दिया था। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। ये गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं, या यूँ कहें विधा पूछी जाए कि चपला देवी का जो अध्याय है, ये जो मैना जो भस्म कर दी गई, आगे पाठ का नाम है, तो ये किस विधा में लिखा गया है? तो इसकी जो विधा है वो क्या है? विधा पूछ ली जाती है, किसी न किसी चैप्टर की विधा जरूर पूछी जाएगी कई सवालों में, तो विधा है रिपोर्टाज। हालांकि रिपोर्टाज का ये प्रारंभिक रूप है, लेकिन आप रिपोर्टाज इसे कह सकते हैं। देखिए इस अध्याय में क्या है वो देखते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण हैं जो त्यागे, न्योछावर किए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। अब देखिए साहब, ये जो रचना है
रचना कौन सी है? नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ये जो रचना है, ये जो अध्याय है, ये कहाँ से लिया गया है? हिंदू पंच के बलिदान अंग से लिया गया है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगाकर आप लिख लीजिए अगर नोट्स बना रहे तो। हिंदू पंच के बलिदान अंग से लिया गया है ये अध्याय चपला देवी वाला। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन अविकल्प प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यानी कि प्रारंभ में हिंदी गद्य रचनाएं किस तरीके से लिखी जाती थी, उस रूप को छात्रों तक प्रेषित करने, छात्रों को उस रूप से अवगत कराने हेतु यह रचना एज इट इज है जो प्रस्तुत की गई है। प्रारंभ करते हैं अध्याय को। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। चपला देवी, विधा की बात करें रिपोर्टाज, और यह हो जाएगा आपके हिंदू जो पंच अंक है, हिंदू पंच के लिया गया है बलिदान अंग से, हिंदू पंच के बलिदान अंग से लिया गया। तो ये चीज़ नोट कर लें आप। प्रारंभ करते हैं अध्याय को। लाइक शेयर कर दें आप नहीं किया तो। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता कौन? दूदू पंत नाना साहब। कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। ठीक है। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। तो पूछ लिया जाए, जो दूदू पंत नाना साहब की पुत्री मैना थी वो बिठूर में कहाँ पर रहती थी? पिता के महल में। और उनके पिता का महल कहाँ था? बिठूर में। ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो नोट कर लें इस चीज़ को भी आप। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया गया। तो देखिए, बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया गया। यहाँ पर उस निरीह या निरीह और निरपराध देवी किसके लिए शब्द आए? तो मैना के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, यहाँ सवाल बन सकता है सीधा का सीधा, नोट कर लें। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। उसका जो वर्णन है रोमांचकारी, अगर कोई पत्थर का हृदय भी रखता है, पत्थर का दिल भी रखता है, तो उसको भी द्रवित कर देने वाला वर्णन है। कानपुर में भीषण हत्याकांड के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया था। इमेजिन कीजिए हर एक चीज़ को, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भी भस्म कर देने का निश्चय किया कि इसको भी सल्टा दो यहाँ से। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई न देती। जब महल को लूटा जा रहा था तब तो वो दिखाई नहीं दी, और जब जलाने वाली नौबत आई, जलाने की योजना बनाने लगे, तब वो वहाँ पर दिखी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया कि यहाँ पर गोले मत बरसाओ। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को उस पर क्या दया आ गई। सेनापति ने पूछा कि क्या चाहती है। देखिए कि क्या चाहती है, इस अध्याय में किसका कथन है? सेनापति का। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? किसका कथन है? उस बालिका का, मैना का। सेनापति, ये जहाँ भी संवाद होता है पात्रों के बीच में, वहाँ से कथन अवश्य पूछा जाता है। सेनापति कहता है, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? सेनापति का कथन है, सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका जवाब देती है, आप ही बताइए, ये मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति माफ़ कीजिए, ये लाइनें सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाना। सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान है, वो रहते हैं यहाँ, वास स्थान था, रहते थे। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी। सेनापति बोलता है। बालिका जवाब देती है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया? कि हाँ ठीक है, नाना साहब ने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए, वे दोषी हैं, लेकिन इस जड़ पदार्थ, इस मकान का क्या दोष है इसमें? इसने क्या अपराध किया? मेरा उद्देश्य इतना ही है, बालिका कहती है कि मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए साहब। ये कथन है बालिका का।
सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे ये मकान गिराना ही होगा। कर्तव्य के अनुरोध से मतलब मुझे ऊपर से आदेश है, ऑर्डर है, मुझे इस मकान को गिराना होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं, आपकी प्यारी जो कन्या है मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी। अब मेरी कौन है यहाँ पर? जो सेनापति था, जनरल था, जो जनरल है उसकी पुत्री, उसकी कन्या, और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसको, पूछा जा सकता। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास है। उसकी यहाँ पर किसके लिए आया है? उसकी किसकी है? मेरी की एक चिट्ठी, ठीक है, जो कि जनरल की बेटी कन्या है। यह सुनकर सेनापति क्या होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे ये तो नाना साहब की कन्या कौन है? मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री, मेरी नाम है उसका, मेरी की सहचरी हो, सहपाठी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो मैं भी तुम्हारी रक्षा का प्रयास करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति, अब ऊपर का प्रधान सेनापति, उससे भी ऊपर वाला सेनापति कौन? जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़ गए गुस्से से सेनापति हे से कहा। देखिए ये पूछा जा सकता है सेनापति का क्या नाम था? सेनापति है। और प्रधान सेनापति कौन? देखिए केवल सेनापति पूछ लिया जाए तो सेनापति तो कौन है? और प्रधान सेनापति की बात आ जाए, प्रधान सेनापति तो वो है जनरल आउटरम। ध्यान रखिए दोनों चीज़ों को। ऐसे कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति है ने विनयपूर्वक कहा, मैं इस फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? किसका कथन है? सेनापति है का। आउटरम कहता है, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। कि जो गवर्नर जनरल है ना, उसकी आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। किसका कथन है? आउटरम का। अंडरलाइन करते जाइए, नोट कर लीजिए। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हेक बोलते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल है, तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउटरम कहता है, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? ये कौन कह रहा है? आउटरम। किसे कह रहा है? सेनापति हे को। दोनों चीज़ ध्यान में रखना, किसी और कौन। हम ये महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। कौन कह रहा है? आउटरम। सेनापति हे के मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया वहाँ से। क्या कर सकता था? इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य की बात यह कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा साहब। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल था का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का ये मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। देखिए ये उस तार में लिखा है कैनिंग में, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह जो महल था मिट्टी का ढेर हो गया, मिट्टी में मिला दिया गया साहब। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। ये पंक्ति दे दी और ये पूछा जा सकता है ये किस में छपा था? तो लंदन का जो सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र उसमें छपा था और 6 सितंबर को छपा था। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जा सकता है।
जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ये कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा याचना, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं भी मिले मार डाला जाए। उसमें लिखा गया था, नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। देखो कितनी गलत सोच रखते थे कि प्रेमालाप हुआ है। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। जो गिरा देने के बाद में जो अवशेष बचे थे उस महल के, वहाँ पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहाँ पहुँच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह ये नाना की लड़की मैना है। नोट कर लीजिए इस लाइन को, किसका कथन? ओह ये नाना की लड़की मैना है। ये कथन है जनरल आउट्रम का। पर वह बालिका किसी और न देखती और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्च स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। पर पाषाण हृदय यानी पत्थर वाले हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने नहीं दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था। देखिए पूछा जा सकता है जो बाखर पत्र है वो किसका था? तो महाराष्ट्रीय इतिहासवेता महादेव चिटनवीस का था। और इसमें छपा क्या था? ये पंक्तियां देखकर पूरे किस में छपा था? तो इसमें बाखर पत्र में। कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर क्या किया? प्रणाम किया। तो साथियों ये था अपना अध्याय 5वां। पुनः अनुरोध, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके द्वारा लाइक किया गया, आपके द्वारा कमेंट किया गया और आपके द्वारा साथियों को जुड़ा हुआ जो प्रयास है वही मेरे लिए संबल का काम कर रहा है। यहाँ पर शेयर कर दें और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने लाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और कक्षा 11-12 का जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक है उसको पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे अवगत कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे उससे अनुरूप वो कक्षा भी नियमित तौर प्रारंभ कर दी जाएगी और उससे आपका हिंदी साहित्य की इतिहास की जो नींव है अवश्य मजबूत होगी और वहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं तो वो आपको पढ़ना जरूरी है। अब आप कमेंट करके बताएं आपकी इच्छा क्या है। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।